आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एलआर सर्किट, यानी एलसीआर सर्किट का हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने एलसीआर सर्किट का चार्जिंग डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। उसको आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मिल जाएगा। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 5 का वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें जाके चेक करिएगा, ये वीडियो मिल जाएगा। ये सारे वीडियो असल में आपको वहां पे मिल जाएंगे, यूनिट वाइज सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ठीक, ये जो टॉपिक है ये आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का ये जो पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसमें पहले के 4 यूनिट तो थर्मल फिजिक्स के हैं और बाकी जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ये जो 5वां यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है आरसीएल यानी एलसीआर सर्किट। तो वही एलसीआर सर्किट का हम लोग इसमें डिस्चार्जिंग डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग इसका चार्जिंग डिस्कस किए थे, तो बिना चार्जिंग वाला वीडियो देखे आप लोग ये डिस्चार्जिंग वाला वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसी के बाद का कंटिन्यू पार्ट है। देखिए यहाँ पे ये एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, ये तीनों कंपोनेंट सर्किट में लगे हुए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है तो हम P से S को जोड़ देंगे। तो P से जब S को जोड़ेंगे तो यहां से करंट चलेगा, ये करंट इस सर्किट से होते हुए इस कैपेसिटर में जाएगा और कैपेसिटर के प्लेट को चार्ज करेगा। तो चार्ज टाइम के साथ कैसे बिहेव करेगा, यानी समय के साथ जो चार्ज इस कैपेसिटर का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होगा उसी का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो कैपेसिटर का चार्जिंग, खैर इसमें तो हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ के केस में कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग है वो टाइम के साथ किस प्रकार का फंक्शन बनाता है उसी का इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे शुरू में कैपेसिटर जब टाइम t बराबर 0 था तो ये फुल्ली चार्ज हो गया है। अब हमें चूंकि डिस्चार्जिंग पढ़ना है तो अब हम डिस्चार्जिंग के लिए हम ये P से S वाला सर्किट काट के हम लोग R को S से जोड़ देंगे, तो ये जो बैटरी है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला इनिशियल कंडीशन जब टाइम t बराबर 0 है तो कैपेसिटर पे जो चार्ज Q इक्वल टू है वो Q0 है। Q0 क्या है? मैक्सिमम चार्ज। तो कैपेसिटर के प्लेट पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V। तो ये बैटरी का EMF E है, तो मैक्सिमम इसका वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो सकता है, यानी कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो Q0 इक्वल टू C इंटू E आ सकता है। तो मान लेते हैं t बराबर 0 पे शुरुआत में कैपेसिटर के प्लेट पे Q इक्वल टू Q0 चार्ज है, यानी Q0 इक्वल टू C इंटू E, इतना चार्ज इसके ऊपर मैक्सिमम आ गया है। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस R को S से जोड़ेंगे। अब देखिए बैटरी तो इस सर्किट से कट गया, अब ये जो कैपेसिटर है ये खुद एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा, यानी जो इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हुआ है अब वो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे जैसे मान लीजिए चार्जिंग के समय करंट का डायरेक्शन ये था, यानी करंट ने कैपेसिटर को इस डायरेक्शन में चार्ज किया था। तो अब जब इसका डिस्चार्जिंग होगा तो ये खुद बैटरी की तरह कार्य करेगा और इसमें से करंट निकलेगा और ये पूरे इस सर्किट में आके इस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के थ्रू आके ड्रॉप कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से इसका डिस्चार्जिंग होता है। हालांकि इसका डिस्चार्जिंग उतना भी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि R और L और C के वैल्यू पे ये निर्भर करेगा कि जो डिस्चार्जिंग होगा वो एक्सपोनेंशियली पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा कि उस सर्किट में जो चार्ज है वो फ्लक्चुएट करेगा या करंट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ये कुछ कंडीशंस के तहत होते हैं, वही हम लोग डिराइव करने वाले हैं, वही पूरा थ्योरी हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग जोड़ देते हैं R से S को। मान लेते हैं एट एनी टाइम जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तो एट एनी टाइम t इस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो I, और उस दौरान जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो Q चार्ज बचा हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए शुरू में इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम था Q0, जब ये डिस्चार्ज होने लगा तो समय बढ़ना शुरू हुआ और मान लेते हैं पर्टिकुलर टाइम t पे ये चार्ज घटते घटते घट के Q बचा है और करंट यहाँ पे सर्किट में I है। तो इस दौरान जो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो VC इक्वल टू Q बाई C होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा
रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वो होगा वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, और इंडक्टेंस में ये इतना होगा। ये सब आप लोग जानते हैं पिछले लेक्चर्स से। तो अब हम लोग एक सिंपल सा जो है इक्वेशन बनाते हैं। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग इसलिए नहीं लगाना है कि देखिए पहले मैंने बताया था चार्जिंग में, ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ये चार्ज हो रहा है। तो इस 12 वोल्ट का मान लीजिए 4 वोल्ट ये खा गया, 6 वोल्ट ये खा गया, 6 4 10, तो 2 वोल्ट कौन खा गया, ये। तो सिंपल हम E बराबर इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप लिख देते थे। पर यहाँ पे बैटरी नहीं है, तो ये R से S को मैंने जोड़ दिया। तो मान लीजिए कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था और इसका कुछ वोल्टेज इसके सिरों के अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज 12 वोल्ट पहुंच गया था। हालांकि इतना नहीं पहुंचेगा, 12 वोल्ट पहुंच गया था। अब इस 12 वोल्ट का मान लीजिए 8 वोल्ट ये ड्रॉप कर गया, खा गया, और बचा हुआ 4 वोल्ट ये ड्रॉप कर गया, मतलब उसका वोल्टेज खा गया। तो 8 4 12, यानी सिंपल ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका वोल्टेज बराबर इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज। सिंपल सा ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आप लोग यहाँ पे हम लिख देते हैं VC इज इक्वल टू VL प्लस VR। अब उसका मान रख देते हैं। ये यहाँ पे देखिए पहले तो इसको रीअरेंज किया गया है, सारे फैक्टर्स को एक तरफ लाए हैं, ठीक है। पिछले टर्न पे हम लोग चूंकि ऐसा इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग Q का मान रखेंगे। तो देखिए Q जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो जो समय के साथ dq बाई dt जो ये चार्ज घट रहा है वही क्या होगा, करंट के बराबर होगा। I इक्वल टू dq बाई dt, माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो चार्ज है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं Q के मान का, ठीक है। ये मान आई की जगह ये रख देते हैं। तो देखिए ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। ये सारे मान आप रख के इसको आराम से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मकसद है वो ये है कि ये इक्वेशन देखिए Q और T, दो वेरिएबल फंक्शन Q और T में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में कामयाब रह गए तो हमें चार्ज और टाइम के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। तो इस फैक्टर को हम लोग मान लेते हैं 2 के, और इतना ये जो फैक्टर है 1/LC, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो 2 के बराबर R/L एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ऐसा क्यों माना जाता है, ताकि उस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जा सके। अब इस प्रकार के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका जो सोल्यूशन होगा, ये पहले तो सेकेंड ऑर्डर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लेते हैं इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ध्यान दीजिएगा, अगर इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो जरूर ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो Q बराबर तो ये ले लिया। तो अब हम लोग d2q बाई dt स्क्वायर और dq बाई dt निकाल के वापस ला के उस मान को इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैंने dq बाई dt निकाल लिया और ये d2q बाई dt स्क्वायर निकाल लिया। अब ये पूरा मान ले जाके हम लोग वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, और पुट करने के बाद ये सॉल्व किए तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब यहां से हमें ये पता चला कि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता, और ना ही ये जो कांस्टेंट a है ये जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो वो तो सोल्यूशन ही वैनिश कर जाएगा। तो जरूर ये वाला पार्ट जीरो होगा। तो दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। इस प्रकार का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो ये सूत्र आप लोग जानते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको अल्फा के लिए सॉल्व किए। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाए, ये अल्फा का एक वैल्यू मिल गया। अब अल्फा का यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है, प्लस माइनस करके है। तो अब हम लोग वापस इस अल्फा के मान को ले जाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका एक जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। क्योंकि अल्फा का 2 मान है तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग 2 पार्ट में लिखेंगे, a1 e टू द पावर अल्फा, यानी ये अल्फा इंटू टी, और ये एक और अल्फा का मान जो इंटू टी, और दोनों के सोल्यूशन को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसके सोल्यूशन को जोड़ देंगे। यहाँ a1 और a2 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमें इसी a1 और a2 का मान निकालना है। देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया है, ये एक तरह से आंसर है। क्यों? क्योंकि ये q चार्ज और टाइम t के बीच में रिलेशन बता रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो कांस्टेंट है इनको हटाना है, यानी a1 और a2 का हमें मान निकाल के वापस इस इक्वेशन में लाके पुट कर देंगे, हमें इसका मिल जाएगा आंसर। तो इसके लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। तो आपको याद है इनिशियल कंडीशन, मैंने बताया था कि जब समय t बराबर 0 था तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना था, q इक्वल टू q0। अब हम लोग इसको वापस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग t बराबर 0 पुट करेंगे और q बराबर q0 इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें एक इक्वेशन मिला q0 इक्वल टू a1 प्लस a2।
अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है a1 a2। अब मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल होता है कि जितने कांस्टेंट, जितने वेरिएबल्स या जितने कांस्टेंट का हमें मान निकालना है, जितने वेरिएबल का मान निकालना है, उतने इक्वेशंस चाहिए। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए a1 a2 के टर्म्स में। तो इसके लिए हम लोग एक और इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे करंट का। जब टाइम t बराबर 0 था तब सर्किट में करंट भी तो 0 था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को पहले करंट के फॉर्म में लाएंगे। यानी हम लोग इसको अगर dq/dt टाइम के सापेक्ष में एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये देगा करंट। तो ये इक्वेशन करंट के फॉर्म में बन जाएगा और उसमें भी a1 a2 आएगा। तो फिर हम लोग एक और इक्वेशन यहां से बना लेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के सापेक्ष में। तो यहाँ पे एक करंट में इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं कि टाइम जब t बराबर 0 था तो करंट भी 0 था सर्किट में। जैसे ही t बराबर 0 और i बराबर 0 पुट कर देंगे, आपको एक और इक्वेशन यहां मिल गया a1 और a2 में। एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन a1 और a2 का यहाँ पे ये तीसरा मिला है, एकदम सिंपल सा इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 और 4 का यूज करेंगे और a1 और a2 का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 को हमने यहाँ पे यूज किया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और यहां से आपको a1 का मान निकल गया। ये कांस्टेंट a1 का मान निकल गया। इस a1 को अगेन ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां से देखिए a2 का मान आ जाएगा। तो यहां पे ये a1 का मान हो गया और फाइनली ये सॉल्व किया गया है। सिंपल स्टेप्स हैं, आप देख लीजिएगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां से आपको a2 का मान निकल गया। अब इस a1 और a2 के मान को वापस उसी इक्वेशन 2 में ले जाके पुट कर देते हैं और हमें एक फाइनल यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। ये चार्ज q एंड टाइम t के फॉर्म में ये इक्वेशन है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन देख के हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ क्या करें। मतलब टाइम के साथ कैपेसिटर पे जो चार्ज डिक्रीज हो रहा है वो किस प्रकार से डिक्रीज हो रहा है, इससे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ एक्सपोनेंशियल में एक टर्म देखिए, ये अंडर रूट में एक टर्म फंसा हुआ है k² माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब k क्या था आपको याद है, ट्वाइस k बराबर हम लोग क्या माने थे, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया। ऊपर जाइए और यहाँ पे देखिए ट्वाइस k बराबर हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करने से पहले माना था ट्वाइस k इक्वल टू r/l। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा r/2l और यहां से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, √1/LC। तो अब ये k और ओमेगा जो है इसके मान पे, यानी r, l और c के मान पे ये निर्भर कर रहा है कि अंडर रूट का मान जो है वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। अब यहां पे अगर k² का मान, ठीक है, k बराबर मैं यहां पे लिख देता हूं, k बराबर क्या है, r/2l है और ओमेगा इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर में ही कर दीजिए, तो r² बाई यहाँ पे ये है 4l² और ये ओमेगा स्क्वायर बाई इक्वल टू 1/LC। अब अगर k² का मान ओमेगा स्क्वायर से अधिक होगा तो ये एक्सपोनेंशियल में अंडर रूट का टर्म जो है एक्सपोनेंशियल का ये रियल आएगा। लेकिन अगर ये कम हो, यानी ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो k² से, तो ये इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कहीं ना कहीं k² और ओमेगा स्क्वायर के मान पे। अब k² और ओमेगा स्क्वायर कहीं ना कहीं डायरेक्टली जाके R रेजिस्टेंस, L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस के मान पे निर्भर कर रहा है। तो इनका मान इस तरह से हमें सेलेक्ट करना होगा कि k² का मान ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो तो ये रियल होगा और k² का मान ओमेगा स्क्वायर से कम होगा तो इमेजिनरी होगा। तो फर्दर यहां से हमें इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 केसेस मिलेंगे। अगर k² का मान ओमेगा स्क्वायर से अधिक हो तब के लिए हम देखते हैं क्या होता है, केस फर्स्ट। केस 2, जब ये दोनों का मान k² बराबर ओमेगा स्क्वायर हो तब देखते हैं ये इक्वेशन क्या सोल्यूशन देता है। और तीसरा केस, जब k² का मान ओमेगा स्क्वायर से कम हो तब देखते हैं क्या ये सोल्यूशन देता है। This equation represents the expression for the charge on the capacitor at any time t during discharging. There are 3 possibilities, माने यहां से 3 रास्ते आपको मिलेंगे। पहला, अगर k² का मान ओमेगा स्क्वायर से अधिक हो, यानी r²/4l² 1/LC से अधिक हो, तो ऐसे में r, यानी r का मान √4l/c से अगर अधिक हो, तो इन दिस केस, यानी इस केस में बोथ एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी जो दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म इक्वेशन 5 में है वो रियल होंगे एंड हेंस चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। यानी रियल होने के कारण ये e टू द पावर जो भी आएगा वो रियल आएगा, तो वो चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा।
दिस इज कॉल्ड द ओवर डैम्प्ड या नॉन ऑक्सीलेटरी या डेड बिट डिस्चार्ज। अभी इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा, तीनों केस पहले पढ़ लेते हैं तो तीनों केस का ग्राफ बनाएंगे। तो ये केस कहना चाहता है कि कैपेसिटर पे मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज यहां पे Q नॉट था, तो जो चार्ज है वो तेजी से यहां पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस केस में अगर ये केस फॉलो हुआ तो इस केस को हम लोग ओवर डैम्प्ड का केस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये कंडीशन एग्जाम में पूछता है तो ये ओवर डैम्प्ड या नॉन ऑक्सीलेटरी का केस है, डेड बिट डिस्चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज उसमें ऑक्सीलेट नहीं करेगा। ओवर डैम्प्ड का मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो इन पूरे फैक्टर से मजबूत है, यानी जब रेजिस्टेंस किसी सर्किट में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो जाएगा, तो वो सर्किट कैपेसिटर के चार्ज को तेजी से डिक्रीज करा देगा, तेजी से उसको डैम्प्ड करा देगा, खत्म कर देगा। ये इसका मतलब हुआ ये केस में। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड केस में अगर के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 4/L/C, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट में कितना 4L/C, अगर ये केस हो तो इस केस को हम लोग क्रिटिकल केस कहते हैं। In this case, the behavior is critical and the discharge is neither deadbeat nor oscillatory, but the rate of discharge will be higher. माने इस केस में न तो ऑक्सीलेटरी होगा और ना ही डेड बीट होगा, लेकिन जो डिस्चार्ज होगा उसका रेट जो है वो हायर होगा, यानी कैपेसिटर तेजी से डिस्चार्ज होगा इस केस में भी। अब आता है केस नंबर थर्ड, अगर के स्क्वायर का मान ओमेगा स्क्वायर से कम हो, यानी रेजिस्टेंस सर्किट में कमजोर पड़ जाए इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के ये कंबाइंड फैक्टर से। तो रेजिस्टेंस कमजोर पड़ गया तो यानी वो जो उसका डिक्रीमेंट कराएगा कैपेसिटर का, वो पावरफुल तरीके से नहीं करा पाएगा। और इस केस में हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे कि चार्ज जो है वो ऑक्सीलेट करता है, माने डिक्रीज करेगा फिर बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा फिर बढ़ेगा, यानी चार्ज कहीं ना कहीं ऑक्सीलेट करने लगता है कैपेसिटर का। तो इन दिस केस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज निगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, यानी के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कर देते हैं, -1 बाहर ले लेते हैं और इसको आई इंटू बीटा मान लेते हैं। यहां पे बीटा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आई है ना, तो बीटा तो यही हुआ ना, तो यहां से इसको हम लोग मान लेते हैं। अब इसको हम लोग ले जाके इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो 5 में ये पुट करके इस मान को जब मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग बकायदा इसको सॉल्व करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई स्टेप स्किप नहीं किया गया है। अभी आप लोग इसको ओपन करिए और एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर ये माइनस के और ये टी का फैक्टर कॉमन ले लीजिए, तो ये इतना फैक्टर आएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे ना, तो देखिए ये इतना पार्ट कॉस बीटा टी बनेगा और ये इतना पार्ट साइन बीटा टी बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में बताया था, यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉस बीटा टी और ये साइन बीटा टी का ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा कि अभी भी ये इक्वेशन कुछ बता नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं, के बाई बीटा को अपने से हम tan थीटा मान लेते हैं। tan थीटा कोई न्यू कांस्टेंट है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये हम tan थीटा रख देते हैं, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और ये रीअरेंज करने पे हमें इतना मिल गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने क्या माना था, tan थीटा बराबर के बाई बीटा माना था, तो हम cos थीटा, तो cos थीटा देखिए यहां से, यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अंडर रूट के बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, वो क्या निकल के आएगा, के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार यानी बीटा बाई दिस। ये सिंपल हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक काम करते हैं, आई बीटा इक्वल टू दिस था, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ से कॉस बीटा का एक और मान निकलता है और वो निकलेगा बीटा बाई ओमेगा, यानी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जानने को मिला, ये देखिएगा यहाँ पे ये वाला देखिएगा, ये फैक्टर यहाँ पे देखिए ओमेगा बाई दिस बीटा। तो ये बीटा का मान यहाँ पे एक मिनट, कॉस ओमेगा टी माइनस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये मान यहाँ पे रख दिया गया, ओमेगा नहीं, यहाँ बीटा का मान रख दिया गया है, क्योंकि बीटा हमें जरूरत नहीं है उसका, बीटा तो हमने माना था। बीटा न तो हालांकि मानने को ओमेगा भी माने थे, पर बीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, बीटा से ये मान से। अब देखिए यहाँ पे हमें ये एक फाइनल इक्वेशन मिला,
अब ये फाइनल इक्वेशन समथिंग इस प्रकार का है, y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, समथिंग इस फॉर्म का है। तो ऐसे इक्वेशंस हमेशा ऑक्सीलेटरी, चूंकि ये कोसाइन फंक्शन है तो ये ऑक्सीलेटरी नेचर का होता है, ठीक है, कंपन करता है ये, और इसमें जो ये a है वो उस ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, ठीक है। तो देखिए आयाम कितना निकल के आएगा, ये इतना पार्ट, ये जो आप ये q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये पूरा इतना पार्ट जो है वो उसका निकल के आएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। अभी हम लोग उसको लिखेंगे, ये एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एलआर सर्किट विच इज ऑक्सीलेटरी विथ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये तीनों केस का मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक। ये देखिए पहले अच्छे से ग्राफ, कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है क्यू नॉट, यानी वाई एक्सिस पे अगर क्यू है तो मैक्सिमम उसका चार्ज बढ़ सकता है क्यू नॉट। अब केस फर्स्ट आपको याद है, केस फर्स्ट में एक्सपोनेंशियली चार्ज क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। केस सेकेंड भी डिक्रीज करेगा, बट ये जस्ट ऑक्सीलेट होने से पहले रुक जाएगा। केस थर्ड में क्या है, क्योंकि कोसाइन फंक्शन मिल रहा है तो ये चार्ज एक बार ये माइनस में गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से, यानी कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है वो एक बार प्लस क्यू फिर माइनस क्यू प्लस क्यू फिर माइनस क्यू, इस प्रकार से ऑक्सीलेट करेगा। लेकिन ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड समय के साथ कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को जरा एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा कि ये पार्ट इसका एम्पलीट्यूड है, देखिए हालांकि ये मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है, देखिए ये पार्ट इसका एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि इसके एम्पलीट्यूड में ये एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस टी का फंक्शन लगा हुआ है, यानी ये जो पूरा जो एम्पलीट्यूड है उसके ऑक्सीलेशन का वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो यही देखिए यहाँ शुरू में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फिर ये समय के साथ इस प्रकार से डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीलेशन समय के साथ इस प्रकार से डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। यही है इसका ग्राफ। अब यहाँ पे ये तीनों केस मैंने लिख दिया है, केस नंबर फर्स्ट ओवर डैम्प्ड, केस नंबर सेकेंड क्रिटिकल डैम्पिंग, और ये केस नंबर थर्ड ऑक्सीलेटरी केस है ये, ठीक है, ऑक्सीलेशन होगा। एम्पलीट्यूड मैंने बता ही दिया, एम्पलीट्यूड कैसे आप पहचानेंगे, वो पूरा कोसाइन के फंक्शन का पहले का जितना फैक्टर है वो एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम ड्यू टू फैक्टर e टू द पावर माइनस के टी। सेकेंड नोट में पॉइंट है द करंट, तो करंट निकालना है तो कुछ करना ही नहीं है, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है चार्ज का, इसी इक्वेशन को आप लोग आराम से टाइम के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करिएगा और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये करंट मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, वो होगा 2 पाई बाई बीटा। तो यहां से 2 पाई बाई बीटा का मान रख दीजिए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अगेन ओमेगा का मान आप रखिए, ओमेगा स्क्वायर याद है ना, 1 बाई एल सी, और के स्क्वायर क्या था, के स्क्वायर था आर, ये आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, ठीक, हाँ के स्क्वायर ये था। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसके ऑक्सीलेशन का फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो इसी का आप उल्टा कर दीजिए 1 बाई में, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मान लीजिए ये जो LCR सर्किट है इसमें का मैं रेजिस्टेंस निकाल देता हूं, यानी रेजिस्टेंस अगर 0 रख दूं तो ये कौन सा सर्किट बन जाएगा, LC। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में ये रेजिस्टेंस 0 रखेंगे ये इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद है, ये LC सर्किट के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया, यानी LCR सर्किट से ही आप LC सर्किट पे जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर LC सर्किट, ठीक है। तो यहां पे ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, LCR वाला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से आप LC सर्किट का भी फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। जैसे ही ये R 0 रखेंगे सेम सर्किट LCR का सर्किट LC सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और आपको यहां पे जानने को मिलेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस सर्किट में लगने लगता है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 ना हो, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिले, वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। अगर आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते जाएं तो ये इसको माइनस में घटा रहा है इधर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है वो किस सर्किट के लिए पॉसिबल है, LC सर्किट के लिए ही पॉसिबल है, LCR के लिए नहीं। हमेशा LCR सर्किट का फ्रीक्वेंसी LC सर्किट के फ्रीक्वेंसी से कम ही होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि भाई आप समझ रहे हैं ना, ये LCR सर्किट का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है,
अब अगर आप एलसी सर्किट पे जाना चाहें तो आर को हटाना होगा, तो जैसे जैसे आर का मान कम करते करते इसको हटाएंगे, ये माइनस वाला पार्ट ये कम होता जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। यानी एक तरफ एलसीआर सर्किट हो, सेम एल और सी का वैल्यू सेम हो, और दूसरे तरफ एक एलसी सर्किट हो, यानी एक इस तरफ एलसी सर्किट है और एल और सी का मान वही है जो यहाँ पे एल और सी का है, लेकिन इस सर्किट में आर भी लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा दोनों केस में एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी ऑक्सीलेशन की आपको। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का आप मान बढ़ाते जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये एलसीआर सर्किट के डिस्चार्जिंग का पूरा वीडियो था। मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चार्जिंग देखे होंगे और सारे आप हमारे लेक्चर्स अगर क्रम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं कि आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 5 का वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे इस यूनिट के वीडियोस मिल जाएंगे और वहाँ पे आप क्रम से देख सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स अपना आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।